बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हमारा बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का 6 लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है बेटा लंग्स के बारे में है। और लंग्स को उर्दू में फेफड़े कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फेफड़े, लंग्स। थोड़ा मैं आपको पहले बता दूं कि इंसान और दूसरे तरक्की याफ्ता जानवरों में गैसों के तबादले के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इंसान में गैसों के तबादले के लिए क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक होते हैं बेटा एयर पैसेज वेज, हवा के रास्ते, और दूसरे होते हैं लंग्स। हवा के रास्ते आपने पढ़ लिए, तो हमारा टॉपिक अब क्या रह गया है? लंग्स। सो लंग्स की सबसे पहले तारीफ करते हैं, लंग्स को बनाते हैं। ऑल द एल्वेलाई ऑन वन साइड फॉर्म ए लंग। एक तरफ के तमाम एल्वेलाई मिलकर उस तरफ का फेफड़ा बनाते हैं। एक साइड के तमाम एल्वेलाई मिलकर उस तरफ का फेफड़ा बनाते हैं। डायग्राम से देख ले बेटा इसको। ये हमारी चेस्ट कैविटी है बेटा, और हमारी चेस्ट कैविटी में दो लंग्स होते हैं। कितने लंग्स होते हैं बेटा? हमारी चेस्ट कैविटी में दो लंग्स होते हैं। ठीक हो गया। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ठीक हो गया बेटा। तो ये दो लंग्स होते हैं और एक तरफ के तमाम एल्वेलाई मिलकर क्या बनाते हैं? उस तरफ का लंग्स बना देते हैं। समझाने के लिए कि एक तरफ के तमाम एल्वेलाई मिलकर उस तरफ का क्या बना देते हैं? फेफड़ा बना देते हैं। तो फेफड़े इस एल्वेलाई के मिलाप से बनते हैं। एक फेफड़े एल्वेलाई के मिलने से बनते हैं। आगे देखते हैं। ए पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। कितने लंग्स होते हैं? दो लंग्स होते हैं। जोड़ा कहेंगे तो एक जोड़ा। ए पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को आप चेस्ट कैविटी भी बेटा बोल सकते हो। चेस्ट कैविटी का मतलब छाती। छाती में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है। सो देख लें, ये बेटा हमारी छाती है और छाती में फेफड़ों का कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा होता है। ये डायफ्राम है। ये नीचे जो मैंने बनाई है ये क्या है? डायफ्राम है। ये छाती को पेट से क्या करता है? अलग करता है। सो छाती में फेफड़ों का एक जोड़ा मौजूद होता है। ये भी क्लियर हो गया बेटा। आगे जो हमारी चेस्ट वाल होती है बेटा, छाती की जो दीवारें होती हैं उसमें 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। तो टोटल रिब्स कितनी बनेगी? टोटल रिब्स 24। जोड़े कितने बनेंगे? 12। इसके अलावा चेस्ट वाल में और दूसरी चीज क्या होती है? रिब मसल होते हैं बेटा। चेस्ट वाल में एक तो 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, दूसरा रिब के मसल होते हैं। याद रखना, रिब के मसल को इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। रिब के मसल को इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। सो 3 बातें आपने अभी क्लियर की। चौथी बात देखते हैं, डायफ्राम की तारीफ करते हैं बेटा। डायफ्राम इज ए थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। डायफ्राम एक मोटी मस्कुलर साख्त है। डायफ्राम एक मोटी मस्कुलर साख्त है। ये तारीफ है। ठीक है बेटा। जो कि कहाँ पे होती है? प्रेजेंट बिलो द लंग्स, फेफड़ों के नीचे पाया जाता है। ठीक हो गया। सो डायफ्राम एक मोटी मस्कुलर साख्त है जो कि फेफड़ों के नीचे होता है। डायग्राम से देखें कि ये डायफ्राम है बेटा। ये डायफ्राम क्या होता है? थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर किसके नीचे है? देख लें, ये फेफड़ा, ये भी फेफड़ा, बिलो द लंग्स, प्रेजेंट बिलो द लंग्स। सो एक मोटी मस्कुलर साख जो फेफड़ों के नीचे होती है उसे क्या कहते हैं? हम डायाफ्राम कहते हैं। तो ये आपका डायफ्राम भी क्लियर हो गया बेटा। आगे चलते हैं। अब थोड़े लंग्स की स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन सा लंग किस तरह का होता है। जो बेटा लेफ्ट लंग्स होते हैं, जो बायां फेफड़ा होता है, स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ा छोटा होता है। और कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स। किससे छोटा होता है? दाएं से छोटा होता है, राइट से छोटा होता है। सो आपने क्या सीखा? लेफ्ट लंग, जो लेफ्ट लंग है थोड़ा छोटा है और कितने लोब्स हैं? 2। चूंकि छोटा है तो 2 लोब्स हैं। जबकि जो कौन सा होता है बेटा? राइट लंग्स होता है वो लार्जर होता है। राइट लंग क्या होता है बेटा? जो राइट फेफड़ा है, दायां फेफड़ा है, वो बिगर है।
और चूंकि वो बड़ा है तो कितने लोब होंगे उसके 3। लोब से मुराद आपने टुकड़े समझना है, पार्ट समझना है। उसके बाद लंग्स के बारे में, लंग्स कैसे होते हैं बेटा? लंग्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं और स्पंजी होते हैं। स्पंज की तरह के होते हैं और इलास्टिक यानी कि लचकदार होते हैं। उसके बाद जो लंग्स होते हैं, ब्लड वेसल भी होती है लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होती है बेटा? ब्लड वेसल्स भी होती हैं। विच आर द ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी जाती हैं और फिर पल्मोनरी वेन वापस आती हैं दिल की तरफ। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन की ब्रांचेज होती हैं किसके अंदर? लंग्स के अंदर। उसके बाद आगे हर जो फेफड़ा है बेटा, ईच लंग इज एनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। हर फेफड़े के गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती हैं जिनको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डायग्राम देख ले। हर फेफड़ा, ये सपोज बेटा हमारा लंग है, ये भी लंग्स है, और हर फेफड़े के गिर्द कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2। ये लंग्स हैं। और हर फेफड़े के गिर्द कितनी मेम्ब्रेन होती है बेटा? 2। एक होती है आउटर और एक होती है इनर। एक होती है बैरूनी, एक होती है बैरूनी और एक होती है अंदरूनी, और उनको मिला के कहते हैं आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक हो गया? जिस तरह हमारी किताबों का थैला होता है, इस तरह बेटा फेफड़ों का भी थैला होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं। ओवरऑल प्लूरा बोलते हैं, लेकिन आपकी किताब में कहा गया है कि हर फेफड़े के गिर्द कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2। ये जो ग्रीन है बेटा ये लंग्स हैं, ठीक है, और उसके गिर्द कितनी मेम्ब्रेन है? 2। 1 और 2। जो अंदरूनी है उसको बोलते हैं अंदरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो बाहर है आउटर उसको बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। सो मैं कह सकता हूँ हर लंग्स के बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको अंदरूनी और बैरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह लिखते हैं उर्दू में, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया बेटा? एक बैरूनी और एक अंदरूनी। द मेम्ब्रेन एनक्लोजेस ए फ्लूइड। उन मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, माय होता है। उन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है बेटा? माय होता है। विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर फ्री एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द लंग्स। विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन, जो रगड़ को काम करता है। क्या करता है बेटा? रगड़ को काम करता है, ये लुब्रिकेशन मुहैया करता है। किसके लिए? फॉर फ्री एक्सपेंडिंग, के लंग्स फैल सकें आज़ादाना तरीके से, एंड कंट्रैक्टिंग और सुकड़ सकें। ठीक हो गया? तो लंग्स आराम से सुकड़ सकें, आराम से फैल सकें, तो उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या मौजूद होता है? इन मेम्ब्रेन्स में बेटा फ्लूइड होता है। तो इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि क्या करता है? लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन वो चीज़ होती है जो रगड़ को कम करती है। अगर ये फ्लूइड ना होता तो रगड़ खाती चीज़ें मेम्ब्रेन आपस में और फिर फेफड़ों के साथ, तो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो सकता था लंग को। लेकिन अल्लाह ने वहाँ पर फ्लूइड रख दिया जिससे लंग्स आसानी से फैल सकते हैं और आसानी से सुकड़ सकते हैं। दोबारा देख लें। एक तरफ के तमाम अलवलाए मिलकर उस तरफ का फेफड़ा बना देते हैं। छाती के अंदर फेफड़ों का एक जोड़ा पाया जाता है। हमारी जो छाती की दीवार होती है उसमें 12 पसलियों के जोड़े होते हैं और 7 रिब के मसल होते हैं। रिब के मसल को इंटरकास्टल मसल बोलते हैं। दोनों फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त पाई जाती है। फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त पाई जाती है, उसको डायफ्राम कहते हैं। और उसके बाद जो बायां फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा होता है और उसके 2 लोब्स होते हैं। दायां फेफड़ा बड़ा होता है और उसके 3 लोब्स होते हैं। इसको भी डायग्राम से देख ले बेटा कि दायां फेफड़ा बड़ा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा है। आपके सामने डायग्राम भी आपके सामने बेटा देखें। जो लेफ्ट है वो छोटा है, ठीक है, और उसके 2 लोब्स हैं, उसके 2 टुकड़े हैं। लेफ्ट लोब एक तो क्या है बेटा? स्मॉल है, और उसके कितने लोब्स हैं? 1 2, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जबकि इसके कितने लोब्स होते हैं? 3, 1 2 और 3। सो दायां फेफड़ा बड़ा है और उसके कितने लोब्स हैं? 1 2 3। जबकि बायां लेफ्ट छोटा है और उसके कितने लोब हैं? 1 और 2। ये भी क्लियर किया आपने डायग्राम से। उसके बाद जो फेफड़े होते हैं वो स्पंजी और इलास्टिक होते हैं। स्पंजी और इलास्टिक का मतलब बेटा सुकड़ते हैं फिर फैलते हैं, सुकड़ते हैं फिर फैलते हैं, तो स्पंजी और इलास्टिक होते हैं। इसके अलावा फेफड़ों के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। फेफड़ों के अंदर खून की नालियाँ होती हैं और वो खून की नालियाँ जो होती हैं
वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं। हर लंग के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ये देखें आप, हर फेफड़े के गिर्द 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं जिनको अंदरूनी और बैरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा इन मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, इन मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जो फेफड़ों को आज़ादाना रिलैक्स और कंट्रैक्ट करने की इजाज़त देता है। इंग्लिश में देख लें, all alveoli on one side for a lung. A pair of lungs is present in the thoracic cavity. Chest wall is made up of 12 pair of ribs and rib muscle, and the rib muscle are called intercostal muscles. Diaphragm की definition, there is a thick muscular structure present below the lungs called diaphragm. The left lung is slightly smaller than the right, and left lung has 2 lobes. The right lung is slightly bigger than the left and has 3 lobes. The lungs are spongy and elastic in nature. The lungs have blood vessels which are the branches of the pulmonary artery and of the pulmonary vein. Each lung is enclosed. हर लंग बंद होता है by 2 membrane, 2 membrane के अंदर, called outer pleural membrane and inner pleural membrane. The membrane encloses a fluid which provide lubrication for the free expanding and contracting movement of the lungs. Expand कहते हैं फैलना, contract कहते हैं सिकुड़ना, और lubrication का मतलब वो चीज़ जो रगड़ को, फ्रिक्शन को कम करे। एक इंफॉर्मेशन है बेटा, साथ में एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उसको आपने देखना है। ये जो ट्रेकिया होता है बेटा और जो ब्रोंकाई होते हैं, कौन कौन, ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई होते हैं, उसके ऊपर तय होती है, किसकी तय होती है, सीलिया की तय होती है और ग्लैंड्स की तय होती है बेटा। ये डायग्राम भी देख ले कि कौन कौन, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया स्पोज, और उससे क्या निकलते हैं, जैसे ट्रेकिया छाती में दाखिल हो जाए तो उससे क्या बन जाते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है नीचे वाले, और ये क्या है बेटा, ट्रेकिया है। तो वो कह रहे हैं कि ट्रेकिया की दीवारों में भी और ब्रोंकाई की दीवारों में भी क्या होते हैं, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। सपोज ये सीलिया रखने वाले सेल हैं, सीलिया बोलते हैं छोटे बालों को, सीलिया बोलते हैं छोटे बालों को, और ग्लैंड के सेल, ये ब्लू से मैं क्या शो कर रहा हूँ, ग्लैंड के सेल। तो इधर भी ब्रोंकाई में भी ग्लैंड के सेल्स हैं। ये कौन से सेल बेटा, ग्लैंड के सेल्स। और दूसरा ये ग्रीन क्या है बेटा, सीलिया रखने वाले सेल्स हैं। सीलिया छोटे छोटे बाल होते हैं, देखिए सेल बनाया मैंने, उसके ऊपर छोटे बाल बना दिए। तो ये कौन से सेल हैं, सीलिएटेड सेल्स हैं। कौन से, सीलिएटेड सेल। और कहाँ कहाँ है, दोनों जगहों पे मौजूद हैं, ट्रेकिया में भी मौजूद होते हैं, ब्रोंकाई में भी मौजूद होते हैं। सो ट्रेकिया की दीवारों में और ब्रोंकाई की दीवारों में सीलिएटेड सेल भी मौजूद होते हैं। कौन से सेल, सीलिएटेड सेल्स भी मौजूद होते हैं, और ग्लैंडुलर सेल्स भी, ग्लैंड सेल या ग्लैंडुलर सेल्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब देखिए इसको, द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई दे आर लाइन बाय, इनके ट्रेकिया और ब्रोंकाई में तय होती है किसकी, सीलिएटेड की एंड ग्लैंडुलर सेल्स की, सीलिया रखने वाले सेल्स की और ग्लैंड वाले सेल्स की। अब ग्लैंड वाले सेल्स देख लें। ग्लैंड वाले सेल जो होते हैं वो म्यूकस बनाते हैं बेटा। हमारे नाक में जो रतूबत होती है ना, नाक में जो रतूबत होती है उसको म्यूकस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस। ठीक हो गया। तो ग्लैंडुलर सेल्स जो यहाँ मौजूद हैं, ये वाले ग्लैंड के सेल्स, ये वाले ग्लैंड के सेल, ये क्या बनाते हैं, म्यूकस बनाते हैं। अब म्यूकस का काम आपने पहले भी पढ़ा था। म्यूकस क्या करेगी, मॉइस्टन द एयर, हवा को नमी वाला करेगी। मॉइस्टन का मतलब हवा को नमी वाला करेगी। ट्रैप फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट, मट्टी के छोटे ज़रात को ट्रैप करेगी। ट्रैप का मतलब है पकड़ना। मट्टी के छोटे ज़रात को क्या करेगी, ये म्यूकस पकड़ेगी, और या बैक्टीरिया को पकड़ेगी। मट्टी के छोटे ज़रात को पकड़ेगी या बैक्टीरिया को पकड़ेगी। दैट हैव एस्केप्ड द नेजल कैविटी, जो ऊपर से बच के आ गए हैं। वैसे ये सारा कुछ कहाँ होता है, वैसे ये सारा कुछ नेजल कैविटी में होता है, लेकिन फिर भी अगर बेटा नेजल कैविटी से कोई मट्टी का ज़रात बच के निकल आए और कोई बैक्टीरिया भी वहाँ से निकल के आ जाए तो ये उसको यहाँ पकड़ लेती है, ट्रेकिया में या ब्रोंकाई में पकड़ लेती है। अब देखते हैं सीलिया का क्या काम होता है बेटा। सीलिया बीट एन अपवर्ड मोशन। सीलिया जो होते हैं, बाल होते हैं, वो ऊपर की तरफ लहराते हैं। सीलिया बाल होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ क्या करते हैं बेटा, लहराते हैं। क्यों, सो फॉरेन पार्टिकल अलॉन्ग विद द म्यूकस आर सेंट टू द ओरल कैविटी, ताकि फॉरेन पार्टिकल, बैरूनी पार्टिकल, बाहर के ज़रात
किसके साथ, म्यूकस के साथ दोबारा कहाँ चले जाएं, ओरल कैविटी की तरफ चले जाएं, नीचे ना आए वो, नीचे यानी कि ब्रोंकियोल में ना जाएं, अल्वुलर डक्ट में ना जाएं, अल्वुलाई में ना जाएं। तो सीलिया ऐसे लहराते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं यानी कि बैरूनी ज़रात होते हैं अलॉन्ग विद द म्यूकस, और जो म्यूकस होती है वो दोबारा कहाँ चले जाते हैं, ओरल कैविटी में चले जाते हैं। और फिर ओरल कैविटी से क्या किया जाता है, उनको ओरल कैविटी से उस म्यूकस को या फॉरेन पार्टिकल को या तो निगल लिया जाता है एसोफेगस में, या फिर कफ्ड आउट या खांसी के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। सो इस इंफॉर्मेशन को आपने क्लियर किया। आपने कहा कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई की दीवारों में सीलिया रखने वाले सेल्स होते हैं और ग्लैंड के सेल्स होते हैं। जो ग्लैंड के सेल होते हैं वो म्यूकस बनाते हैं, म्यूकस हवा को नमी वाला करती है। इसके अलावा हवा में मौजूद मट्टी के बारीक ज़रात को भी पकड़ती है और बैक्टीरिया को भी पकड़ती है जो नेज़ल कैविटी से बच के आ जाते हैं। सो नेज़ल कैविटी से मट्टी के ज़रात, छोटे छोटे मट्टी के ज़रात और बैक्टीरिया जो वहाँ से बच के आ जाते हैं, म्यूकस उनको दोबारा यहाँ पे पकड़ लेती है। और उसके बाद सीलिया क्या होते हैं, सीलिया रखने वाले सेल जो सीलिया होते हैं वो ऊपर की तरफ लहराते हैं, हरकत करते हैं ताकि म्यूकस और बैरोनी जो ज़रात हैं वो दोबारा ओरल कैविटी में चले जाए, वहाँ से या तो उनको निगल लिया जाए या उनको खांसी के जरिए बाहर निकाल लिया जाए। सो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई दे आर लाइन्ड बाय सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल। द ग्लैंडुलर सेल सिक्रीट म्यूकस, ग्लैंडुलर सेल सिक्रीट म्यूकस एंड म्यूकस के काम, म्यूकस moisten the air, trap fine particle of the dust or the bacteria that have escaped nasal cavity, while the ciliated cell cilia beat an upward motion so foreign particle along with the mucus are sent to the oral cavity. From the oral cavity they are either swallowed or they are either coughed up. So ये बेटा आज का आपका टॉपिक था लंग्स के बारे में और हमने एक इंफॉर्मेशन भी देखी। अल्लाह हाफ़िज़।